हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पोलो टेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था सारणिक किसको कहते हैं और ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ा था, यानी कि सारणिक का क्रम पढ़ा था हमने, सेखंडित पढ़ा था और लघु घटक यानी कि सब सब डिटरमिनेंट पढ़ा था और आपका पढ़ा था हमने माइनर। ठीक है, तो सारणिक किसको कहते थे, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सारणिक किसको कहते हैं? सारणिक कहते हैं अरेंज द नंबर इन विद द टू वर्टिकल लाइंस, यानी कि अगर हम किन्हीं नंबरों को दो वर्टिकल लाइन में अगर हम सजा सकें उसको हम क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो आपका डिनोट करने का क्या था, ये सिंबल था, और ए बी सी और डी ये आपके इसमें कुछ नंबरिंग थे। तो इन दो वर्टिकल लाइन में हमने इनको सजा दिया तो हम उसको बोलेंगे सारणिक। अब इसका था आपका पास ऑर्डर यानी कि क्रम क्या था? क्रम बोलते हैं हम इसकी रो एंड कॉलम। रो को हम एम से और एन को हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो ये इसका होता है ऑर्डर एम बाई एन, यानी कि रो एंड कॉलम का मल्टीपल क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इसका ऑर्डर। अब इसमें नेक्स्ट था आपका माइनर्स यानी कि लघु घटक। लघु घटक क्या होते हैं? लघु घटक आपके हमने इसमें और कोफैक्टर निकालने सिखाए थे, तो आज हम उस पर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। और हमने सिर्फ आपको निकालना सिखाया था और हमने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे जिसके आंसर आप कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी लिखिए। तो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे आंसर ज़रूर करें और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको जरूर देना है। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिससे कि जो टॉपिक थे हमारा कोफैक्टर और माइनस यानी कि लघु घटक वो पूरा हो सके। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या कहता है वो? ये एक सारणिक दी हुई है, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आप किस तरह से पहचानोगे? इसमें तीन यानी कि थ्री रो है, एक दो तीन, तो तीन तो रो हो गई बाई एक दो तीन, तीन इसमें कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/3 का। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब एलिमेंट 1 6 एंड 7 के आपको माइनस निकालने हैं। 1 2 एंड 3 के आपको क्या निकालने हैं? को फैक्टर निकालने हैं। तो ये दो चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराई थी, लघु घटक और सेकंड निकालना। ठीक है, तो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है आपका? 1 6 एंड 7 के लघु घटक। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 1 कहाँ है? यहाँ पर 1 है, बाकी और कहीं नहीं है, तो वो देगा इस हिसाब से जो एक ही हो। फिर 6 का पूछ रहा है और फिर 7 का पूछ रहा है, तो पहले हम निकालते हैं 1 का लघु घटक। 1 के लघु घटक के लिए, ठीक है, 1 के को माइनस के लिए, तो क्या बताया था मैंने? इसको हम डिनोट यानी कि पहले देखो 1 कहां पर है? 1 ये आपका पहला एलिमेंट है। ठीक है, मैंने क्या कहा था? इसी को कवर कर दो, इसकी तो रो और इसी का कॉलम, इसकी रो और इसका कॉलम, जो बच रहा है वो नए डिटरमिनेंट में लिख दो। तो क्या है? 5 8 6 9, 5 8 6 9, 5 8 6 9। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कह रहा है तो वैल्यू निकाल दो। वैल्यू तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो वैल्यू निकालनी किस तरह से बताई थी मैंने? ऊपर वाला पकड़ो, नीचे गुना करो, कितनी आ जाएगी? 5 9 जा 45 माइनस, फिर नीचे से ऊपर की ओर, तो 6 8 जा 48, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? -3। तो 1 के लघु घटक का आंसर कितना आया? -3। वैसे लघु घटक आपका ये माना जाएगा क्योंकि डिटरमिनेंट में ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरा करके दिखा देना है। 6 की बात आती है, 6 है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखोगे 6 के लघु घटक के लिए। ठीक है, लघु घटक
के लिए क्या हो जाएगा। अब देखो ये कौन सा है मेंबर आपका, ये इसी की तो पहले रो कवर करो और फिर इसी की आप कॉलम, इसकी रो और इसका कॉलम। तो क्या बचा 1 7 2 8, 1 7 2 8। ठीक है, बस अब इसकी आप इसको मान निकाल दो, इसका की वैल्यू निकाल दो। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1 8 जा 8 माइनस 2 7 जा 14। तो कितना आ जाएगा इसका माइनस के 6 आंसर। अब 7 का आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। 7 का लघु घटक आप खुद निकालोगे। 7 का है यहाँ पर है, तो आप इसको कवर कर दोगे, इसको कवर कर दोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल दोगे आप, इसका आ जाएगा लघु घटक। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब चलते हैं हम इसके कोफैक्टर के लिए। कोफैक्टर कौन कौन से आएंगे, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। कोफैक्टर हमने क्या बताए थे, कोफैक्टर बताया था अगर हम a11 निकाल रहे हैं तो -1 की पावर इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस, और जो यहाँ पर आएगा वो अलग है। यहाँ पर क्या आता है, इसको बोलते हैं हम माइनर m से मल्टीपल m11। तो ये क्या है हमारा कोफैक्टर है। ये वैल्यू हम वहां से निकाल सकते हैं आराम से, m की, m क्या है माइनर, वो माइनर्स है आपके, वो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और a11 यानी कि आपका कोफैक्टर के लिए। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर किसके लिए निकलवा रहा है, 1 2 3 के लिए। तो 1 2 3 के लिए हम निकालेंगे, 1 कहाँ है इसमें, यहाँ पर है, ये आपका 1 है। ये आपका कौन सा एलिमेंट है, a11, पहला एलिमेंट है, पहली रो का, पहली कॉलम का पहला एलिमेंट। ठीक है, तो 1 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 के कोफैक्टर, या 1 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, -1 की पावर, मैंने बोला ये a11 है, a11, तो 1 + 1, और 1 का निकाल रहे हैं तो माइनर तो आप निकाल सकते हो, इसको कवर करो, इसको कवर करो, तो जो बचा वो लिख दो यहाँ पर 5 8 6 9, 5 8 6 9। अब इसका आप आंसर निकाल दो, कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2। 2 क्या है आपका, इवन है। इवन का मतलब है जो अगर माइनस के पावर में है इवन, तो वो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। ये नोट करके अपने दिमाग में बांध लो। तो यहाँ पर तो मैं प्लस लिख सकता हूँ, और इसको 5 8 6 9, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, अभी हमने निकाला था 5 9 45 और 6 8 जा 48, माइनस के 3 आंसर। ठीक है, तो 1 का कोफैक्टर कितना है, -3। अब बात आती है 2 की, 2 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर 2 कहां पर है, 2 आपका ये है। अब आप सबसे पहले इसमें ये देखोगे कि ये कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है। तो रो सेकंड है, रो सेकंड है, कॉलम फर्स्ट है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका जो है ए आपकी सेकंड तो रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि a21 हम निकाल रहे हैं, a21 आप निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1, और ये भी आपको निकालना आ ही गया। इसको कवर करो, फिर इसको कवर करो, तो क्या बचा 4 7 6 9, 4 7 6 9। ठीक है, चलो, तो -1 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 3। 3 क्या है, ओड है, ओड अगर माइनस की पावर ओड है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं -1 की पावर, 1 की पावर चाहे कितना हमेशा आंसर 1 आता है, बट डिपेंड करता है प्लस आएगा माइनस किस पे, अगर -1 की पावर आपकी इवन है या ओड है। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा,
4 9 जा 36 और 6 7 जा 63। माइनस करके लिख देना, जो भी आंसर होगा उसका आंसर हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं फिर भी 63 नहीं सॉरी 42, ठीक है। 6 7 42, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस एक बाहर है और 36 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो 2 का कोफैक्टर कितना आया है, 6 आया है प्लस का। अब 3 की बारी है, एक बार मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं 3 का भी, उसके बाद आप खुद करना है 3 का कोफैक्टर। तो 3 कहाँ है आपका, ये है, तो ये कौन सा एलिमेंट है आपका, ए, कौन सी रो है, थर्ड, पहले रो आती है, फिर कॉलम कौन सी है, पहली, तो A31 आपको निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस 1, और इसको कवर करो, फिर इसको कवर करो, क्या बचा, 4758, 4758, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 4 और 4758, यानी कि पावर इवन है, यानी कि प्लस, इवन पावर प्लस। अब इसकी मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 माइनस 7 5 7 जा 35, तो आंसर कितना है, माइनस के 3। तो 3 का कोफैक्टर कितना है, माइनस के 3। बात आगे समझ में, दोनों क्वेश्चन हो गए इसमें ही, आपके माइनस भी यानी लघु घटक भी और कोफैक्टर भी। तो कोफैक्टर निकालने आ गए, माइनस निकालने आ गए 3/3 में, ठीक है। अगर कोई इससे अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस बारे में ही दोबारा समझाइए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हमने इससे पहले लेक्चर में आपको 2/2 के डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी सिखाई थी, कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सीखेंगे 3/3 की, कि 3/3 को हम उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं एक टेबल दे रहा हूं, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। याद भी नहीं, वैसे तो आपको मैंने निकालनी सिखा दी है, बट फिर भी क्या है, 3/3 में ओनली क्या है, आप प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, प्लस माइनस का आपको बड़ा ध्यान रखना है। कैसे, आपका जो पहला एलिमेंट के लिए आएगा वो प्लस रहेगा हमेशा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 9 चिन्ह है, यानी कि 9 साइन है, ये आपको जैसे हम निकालेंगे 3/3 की वैल्यू, तो उसमें आपको ये बड़ा काम आने वाला है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 1 2 3 0, हम बीच में लेते हैं 5 0 1 6 2 3, ठीक है। ये मैंने एक डिटरमिनेंट ली है, आप मैंने कहा इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। 2/2 की अगर होती तो मैंने कल आपको बता देता, इसकी इसमें गुना करो, इसकी इसमें करो, माइनस कर दो दोनों को, तो आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बट 3/3 में ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट इसकी इसमें गुना कर दें, इसकी इसमें गुना कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसके साइन पता होने चाहिए। अगर हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो इस एलिमेंट के लिए लेंगे हम प्लस, इस एलिमेंट के लिए माइनस, इस एलिमेंट के लिए प्लस, फिर तो किस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अब वैल्यू आप फाइंड इसमें रो के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं और कॉलम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आपकी ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ऐसे सेम में आपकी C1 C2 C3, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, C1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, C2 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, या फिर C3 के,
या R1 R2 R3 के अलग अलग। कैसे? इसको आप लिखना पड़ता है कि जैसे कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, एक्सप्रेस द R1। तो हम यहाँ पर लिखे, हम R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है, एक्सप्रेस R1। तो हमने क्या करा, R1 कौन सी है आपकी, R1 ये है। पहले मैं आपको R1 के अकॉर्डिंग निकालने दिखा रहा हूँ, फिर R2 के भी निकालूंगा और R3 के भी निकालूंगा, ठीक है। ऐसे C1 C2 C3 के भी मैं इसमें से एक निकाल के दिखा दूंगा कि ये किस तरह से निकलते हैं। तो R1 के सापेक्ष हमने विस्तार, विस्तार का मतलब है इस सारणी का मान ज्ञात करना, यानी कि इसको हम ओपन कर रहे हैं और इसका हम बोलेंगे इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो R1 के सापेक्ष R1 ये है। अब R1 में आपके तीन एलिमेंट है 1 2 3। R1 में आपके तीन एलिमेंट है 1 2 3। तो अब ये देखिए कि 1 के लिए आपका प्लस साइन यूज होगा, 2 के लिए आपका माइनस साइन यूज होगा और 3 के लिए आपका प्लस साइन यूज होगा, ठीक है। कैसे यूज होगा चलो देखते हैं। पहला एलिमेंट आपका क्या है, पहला एलिमेंट है आपका 1 लिखिए। अब आपको इसका निकालना है लघु घटक, 1 का लघु घटक निकाल के इसके मल्टीपल में रखना है। साइन कौन सा लगेगा, प्लस, ये आपको प्लस में ले जाएगा। 1 का लघु घटक किस तरह से हमने अभी निकालना सीखा पीछे, लघु घटक किस तरह से निकालते हैं, यानी कि माइनस कैसे निकालते हैं, ये कवर, अगर 1 का निकाल रहे हैं इसी की रो को कवर करो और इसकी कॉलम, क्या बच रहा है 0 1 2 3, तो वो यहां पर लिख दो 0 1 2 3, ठीक है। जो जिसका हम निकाल रहे हैं 1 का, उसी का हमने लघु घटक लिख दिया, इनटू में 1 हो गया। अब देखो दूसरा साइन किस चीज का है, माइनस का, तो यहां पर लगाओ माइनस। अब दूसरा एलिमेंट क्या है R1 का, 2 लिखो। अब 2 का ही हम लघु घटक निकालेंगे, 2 का लघु घटक माइनस क्या निकालेंगे हम, R, इसी की आपकी रो को कवर करो, इसको आप कॉलम, तो जो बच रहा एलिमेंट वो लिखो 5 1 6 3, तो 5 1 6 3 लिख दिया, ये 2 का खत्म। अब बच गया 3 के लिए कौन सा साइन यूज होगा, प्लस, तो यहाँ पर 3 का क्या निकालोगे, लघु घटक, इसको कवर करो और इसको कवर करो, क्या बच जाएगा यहाँ पर 5 0 6 2, 5 0 6 2, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब इसको निकालना आपको आता है, अभी मैंने सिखाया है, क्या है 1, तो 1 ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2/2 की तो मैंने आपको आराम से निकालनी सिखाई है। कैसे, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें माइनस के साथ, तो 0 की 3 में करोगे तो 0 और माइनस 2 की 1 में करोगे 2, ये वाला माइनस इंटू 2, 5 की गुना 3 में, 6 की गुना 1 में, तो 5 3 जा 15 माइनस के 6 प्लस 3, 5 की गुना 2 में और 6 की गुना 0 में, तो 5 की गुना 2 में 10 माइनस के 0, तो 1 की गुना करोगे, अगर अच्छा देखो 0 में से -2 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2, तो -2 की 1 में गुना करोगे -2, -2 इंटू 15 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 9, प्लस 3, 10 में से 0 जाएंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा -2 -18 प्लस के 30, तो कितना आ गए -20 यानी कि 10 इसका आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। अगर पूछे इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ये बोलते हैं प्रसार, ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा वो प्रसार, तो इसका प्रसार कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इस तरह से प्रसार करना है या वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने करा R1 के सापेक्ष कितनी वैल्यू आई है, 10 वैल्यू आई है। अब मैं आपको R2 के सापेक्ष निकाल के दिखाता हूं, तो उसकी भी वैल्यू 10 ही आएगी। आप C1 के रेस्पेक्ट कर लो,
2 के रिस्पेक्ट कर लो या 3 के रिस्पेक्ट कर लो, या R1 के रिस्पेक्ट, R2 के रिस्पेक्ट, R3 के रिस्पेक्ट, अलग अलग किसी के भी कर लो, आपकी वैल्यू एक ही आनी है, सारी की सारी सेम ही आएगी। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ R2 के रिस्पेक्ट में। अब मैंने R1 के निकाला, 10 आई है। ठीक है, चलो ठीक है, जिसने अभी हमने R1 के निकाला था, जिसको नहीं आया, अब देख लो ना R2 पे मैं कैसे कर रहा हूँ। सेम R1 में भी ऐसे होंगे, R2 में भी, R3 में भी। तो R2 के यहाँ पे लिखोगे, अगर हमें R2 के सापेक्ष करना है तो R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है, या इंग्लिश में लिखोगे एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू R1। चलो, तो R1 तो हमने कर दिया, R2 में देखते हैं। तो R2 में कौन कौन से एलिमेंट है आपके? 5 है, 0 है और 1 है। 5, 0 एंड 1। तो अब इसके लिए साइन देखोगे आप, 5 के लिए साइन यूज होगा माइनस, 0 के लिए होगा 5, 0 के लिए होगा प्लस और 1 के लिए होगा माइनस। ठीक है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर 5, साइन कौन सा आएगा? माइनस। फिर इसी का आप निकालोगे लघु घटक, यानी कि माइनस निकालोगे, तो क्या आ जाएगा? इसकी रो कवर करो, इसी के कॉलम, तो कितना आ जाएगा? 2, 3, ये तो मैंने लगाया था, ये माइनस प्लस नहीं है, 2, 3, 2, 3, 2, 3 एंड 2, 3। अब कौन सा साइन आएगा? प्लस, नंबर है 0। ठीक, इसको कवर करो। अब इसका हमें क्या निकालना है? लघु घटक निकालना है। इसी की रो, इसी की कॉलम, कितना बचा? 1, 3, 6, 3, 1, 3, 6, 3। कौन सा साइन होगा? माइनस, नंबर कौन सा है? 1, इसी की रो और इसी की कॉलम, इसकी रो और इसकी कॉलम, क्या बचा? 1, 2, 6, 2, 1, 2, 6, 2। अगर किसी पे ये आ गया तो साइन की मान निकालनी आ जाएगी। ठीक है, जिसको नहीं दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखो। तो माइनस के 5, अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी आएगी है, कितनी आएगी? इसकी गुना इसमें 6 और इसकी गुना इसमें, ये भी 6, प्लस 0, इसकी गुना इसमें 3, इसकी गुना इसमें 18 माइनस 3, माइनस 1, इसकी गुना इसमें 2 और इसकी गुना इसमें माइनस के 12। बच्चे कहाँ गलती करते हैं? जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में गलती करते हैं आप यहाँ चीज कि आपने 1 की 2 में तो गुना कर दी, 6 की 2 में भी कर दोगे आप, बट यहाँ पर निशान लगा दोगे, ये साइन लगा दोगे आप प्लस का, जबकि प्लस का नहीं माइनस का आएगा। अगर आपने ये प्लस कर दिया तो आंसर पूरा गलत और नंबर भी 0। ठीक है, तो इसलिए बड़े ही ध्यान से, आपको मेथड सारे आते होंगे एग्जाम में, आप गलती सिर्फ प्लस माइनस में करोगे, प्लस माइनस में गलती करोगे तो आपके नंबर भी 0 आएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर कितना हो गया? 6 में से 6 गए, 0, और 0 की गुना करोगे 5 में तो 0 ही आएगी, प्लस 0 की इसमें घटा के कुछ भी आ रहा हो, 0 की गुना करोगे तो 0 ही जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर देखो 12 में से 2 जाएंगे 10, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 10। ठीक है, अब जीरो जीरो तो जीरो ही है, जीरो ऐड करोगे तो जीरो वो आएगा जो संख्या ऐड कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 10। तो मैंने आंसर रफ नहीं किया था, तो इसका आंसर कितना आया? 10 प्लस के। तो R2 से भी हमारा प्लस के आया 10। ठीक है, तो आप खुद से R3 के रिस्पेक्ट में निकाल के देखिए कि आंसर 10 ही आता है क्या। ठीक है, फिर C1 के रिस्पेक्ट में निकाल के देखिए, C2 के निकालिए और C3 के रिस्पेक्ट में निकालिए, बट आपको ये साइन यूज करने हैं। अगर आप C1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इस तरह से साइन यूज करने हैं, इसके लिए प्लस हो जाएगा, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। ठीक है, तो ये साइन कहां से आए? ये साइन भी आपने अभी निकाले हैं, वहीं से आए हैं। कैसे आए हैं मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पर ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है? A11 होता है, ये वाला पहला एलिमेंट A11, पहली रो पहला कॉलम। तो मैंने बताया -1 की पावर, ये दोनों को प्लस कर दो, 1 + 1, तो -1 की पावर कितना होता है? 2, जिसकी पावर इवन होती है तो और माइनस पे कितना हो जाए? प्लस का होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये आपका एलिमेंट है A12,
यानी कि -1 की पावर 1 + 2 यानी कि -1 की पावर 3 ओड पावर आ गई तो यानी कि माइनस। इसकी बात करते हैं A13 तो ये आएगा -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, तो -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 तो यानी कि इवन है प्लस आएगा। तो इस तरह से ये साइन आ रहे हैं सारे। आप कोई सा निकाल लो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग -1 की पावर रखनी है। ठीक है, -1 की पावर जो भी आप एलिमेंट निकाल रहे हो हमने निकालना है A33 निकालना है। तो A33 तो -1 की पावर 3 + 3 यानी कि -1 की पावर 6 यानी कि प्लस, तो ये रहा प्लस। ठीक है, तो ये साइन सारे इससे आए हैं तो ये डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं इस तरह से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलो तो इस तरह से आपको क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है 3/3 की। अब मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ 3/3 का, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन है आपका 103.021.150। ठीक है, तो आपको इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप किसी के भी रेस्पेक्ट निकाल सकते हैं, R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के भी। ठीक है, एक के लिए निकालें, मोस्टली हम जो निकालेंगे, हम जैसे क्वेश्चन करेंगे मोस्टली हम निकालेंगे R1 के सापेक्ष स्टार्टिंग की ही पहली। ठीक है, जहां जहां जरूरत होगी कि हम इसके रेस्पेक्ट में निकालें, हम बता देंगे कि इसमें यहाँ पर हमने इसके रेस्पेक्ट में क्यों निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पर निकालना है R1 के सापेक्ष, मोस्टली R1 के सापेक्ष ही हम इसका प्रसार करेंगे। तो आपको ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, आप इसको करके ले गए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, अब इसकी कुछ है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जो अब आपकी एक्सरसाइज 4.1 में दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, फिर चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलो पहले से नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, कुछ आपकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी तक तो हमने डिटरमिनेंट्स को निकालना, इसकी वैल्यू फाइंड करना, इसमें ऑर्डर क्या है, इसका कोफैक्टर क्या है, ये सब चीज पढ़ा। इसके हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमाइंड्स रिमेनिंग अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज म्यूचुअली। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज म्यूचुअली, यानी कि अगर हम प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ को आपस में बदल दे तो उसकी जो मान आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन से ही समझाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 2 0 1 1 0 5। ठीक है, ये आपकी एक डिटरमिनेंट्स है, इसके हम वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। ठीक है, मैंने अभी आपको वैल्यू फाइंड करनी इसलिए सिखाई है जिससे कि हम इसको आगे कर सकें। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी मैंने आपको वैल्यू फाइंड करनी भी सिखाई किस तरह से। पहले तो आपको साइन याद रखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो पहला एलिमेंट मैं R1 के यहाँ पर, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर प्रॉपर नहीं करने का कि R1 के सापेक्ष में विस्तार कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। ठीक है, सिर्फ मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो मैं इस पे R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ। R1 के सापेक्ष, R1 के एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3, तो हमने यहाँ पर 1, इसका हम निकालेंगे अब उसका लघु घटक। लघु घटक कितना आ जाएगा, ये कवर करेंगे ये कवर करेंगे, तो यहाँ पर कितना एलिमेंट आएगा, 0 1 0 5। ठीक है, माइनस होता है ये वाला एलिमेंट,
फिर इसको कवर करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2115, 2115। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। फिर तीसरे के लिए आता है प्लस साइन, यहाँ पर आएगा 3, तो इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2010, 2010। अभी तो मैं आपको ये भी लिख के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से है, बट आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, 0 की गुना करोगे 5, 0, 1 की 0 में करोगे 0, 0 की 1 में करोगे 0, -2, 2 की 5 में करोगे 10, 1 की 1 में करोगे 1, प्लस 3, 2 की 0 में 0, 1 की 0 में 0, तो ये तो 0 हो गया। 10 में से ये गया 9, और 9 9 9 टू जा 18, माइनस के 18, और 3 की 0 में करोगे तो वो तो 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 18। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 18। अब प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम इसकी रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, इंटरचेंज कर दे, ठीक है, रो को कॉलम और कॉलम को रो। जैसे ये आपकी रो है, R1 है, 1 2 3, हम रो को क्या बना रहे हैं, कॉलम में लिख रहे हैं, तो 1 2 3 हमने इसको कॉलम में कर दिया। सेम ऐसे इसमें 2 0 1 2 0, इसको हमने ऐसे बना दिया। अब 105 को 105, ये हमने ऐसे लिख दिया। अगर हम इसकी वैल्यू अब फाइंड करें तो सेम वैल्यू माइनस के 18 ही आनी चाहिए। इंटरचेंज करने आ गई, यानी कि रो को कॉलम में, इस रो को हमने कॉलम में बना दिया, इस वाले रो को कॉलम में कर दिया, इस रो को भी हमने कॉलम में कर दिया। अब देखते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करके कितनी आएगी। तो साइन वही रहेंगे, माइनस प्लस माइनस चेंज नहीं होने के, ठीक है। तो 1 प्लस के लिए तो ये इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, कितना आ जाएगा 0 0 1 5, -2 ये 2, तो इसके लिए कवर करोगे, ऐसे कवर करोगे, फिर इसको ऐसे कवर करोगे, तो कितना आ जाएगा 2 0 3 5, 2 0 3 5, प्लस 1, और इसको कवर करोगे, इसको कवर करोगे, तो कितना आ जाएगा 2 0 3 1, 2 0 3 1, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, तो देखो 5 की 0 में करोगे 0, 1 की करोगे 1 की 0 में करोगे 0, तो ये तो सारा 0 हो गया, माइनस के 2 2 5 या 10, माइनस के 0, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आप करोगे 2 1 या 2, माइनस के 0, कितना आ जाएगा 10 में से 0 गए 0, और 10 दूनी 20, माइनस के 20, और प्लस के 2, ये प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा 10 20 में से 2 जाएंगे प्लस, माइनस के कितना बचेगा, माइनस के 18। तो ये और ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, म्यूचुअली इंटरचेंज करते हैं, म्यूचुअली का मतलब है प्रत्येक रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो दोनों की सेम होती है, ठीक है। बात आगे समझ में। अगर हम इसको नाम दें, ये आपका डेल्टा है, और जो इसकी वैल्यू आई है इसको हम अगर नाम दें डेल्टा डैश, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश, ठीक है। डेल्टा पहले वाले की वैल्यू है और डेल्टा डैश दूसरे की वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब चलते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी की, और इसको आपको याद रखना है, नोट भी कर लेना है जो जो मैंने बोला है, ठीक है। सेकंड को पहले से नोट करो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी। अभी हमने फर्स्ट पढ़ी है, अगर हम किसी भी रो और कॉलम को आपस में चेंज करें, ठीक है, सारी यानी प्रत्येक रो को, म्यूचुअली कहा मैंने कि प्रत्येक रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू सेम आती है। बट अगर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू तो सेम आती है, बट वो आती है नेगेटिव के साथ। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगी, ठीक।
आगे समझ में, इफ द टू रो और कॉलम इंटरचेंज द वैल्यू इज सेम बट नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात आगे समझ में। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं जनरल ले रहा हूं, अब क्या आपको निकाल के मैं नहीं दिखा रहा हूं। तो अगर ए बी सी या A1 ले लो, यहाँ पर A2 ले लिया हमने और यहाँ पर A3 ले लिया, ठीक है। ये हमारा डेल्टा है। इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, यहाँ पर कुछ भी आए, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद निकाल के देख लेना। और अगर मैं अब डेल्टा डैश कह रहा हूं, मैंने R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। मैं R1 को बाद में लिखना चाह रहा हूं, R2 को पहले लिखना चाह रहा हूं। इंटरचेंज का मतलब है दो रो और या दो कॉलम को आपस में सामने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं R2 को R1 को R3 में कर रहा हूं, नहीं, उसके जस्ट सामने होनी चाहिए। कैसे? तो जैसे कि ये वाली रो को मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ और इस वाले को ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, लिख दो भाई। मैं पहले लिख रहा हूँ नीचे वाली, ये यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ और ये वाली नीचे चेंज कर रहा हूँ। तो A2 पहले, A2 B2 C2, और मैं नीचे लिखना चाह रहा हूँ A1 B1 C1 और A3, ये वाली R3 आपकी C, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो माइनस के डेल्टा आएगा। क्या आएगा? माइनस के डेल्टा। बात आगे समझ में। ये पॉजिटिव, सपोज करो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव में होता तो यहाँ पर आता पॉजिटिव। बात आगे समझ में। हमारा मतलब ये है, अगर हम एक रो या कॉलम, दो रो को आपस में चेंज कर रहे हैं तो नेगेटिव के साथ साइन आएगा। बट एक रो के ऊपर कूद के कोई सी दूसरी रो नहीं जाने की, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली, जैसे कि हमने ये R1 है, ये R2 के पास तो जा सकती है, R2 के साथ तो जा सकती है कि तू मेरा स्थान चेंज कर दे भाई। जैसे इंटरचेंज कर देते हैं, आप कॉपी में एग्जाम में बैठे हो और कि सर मेरे को यहाँ बैठा दीजिए, इसको यहाँ बैठा दीजिए, अगले वाले को, मेरे जस्ट अगले वाले को या मेरे जस्ट पिछले वाले को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। बट जो मेरे आगे वाले बैठा है वो मेरे पीछे जाके नहीं बैठ सकता, या पीछे वाला मेरे से आगे नहीं बैठ सकता। पीछे वाला मेरी सीट पर बैठ सकता आगे, मैं उसकी सीट पर जा सकता हूँ, और मैं आगे वाली सीट पर जा सकता हूँ और आगे वाला मेरी सीट पर आ सकता है, बट आगे वाला पीछे वाली सीट पे नहीं जाएगा। तो सेम ऐसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर नहीं जाएगा और ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर जा सकता है, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है, एकदम नहीं जाएगा। ये यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ से फिर वहां जा सकता है, बट हमेशा जैसे कि एक बार चेंज करा तो माइनस का साइन आएगा, दो बार चेंज करा तो फिर एक माइनस होके फिर वो प्लस हो जाएगा। बात आगे समझ में। जहां पर क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी सिर्फ प्रॉपर्टी समझिए, ये आपको लिख लेनी है। क्या है कि अगर दो रो है, ये एक दो, इन दोनों को आपस में चेंज कर रहे हैं तो एक नेगेटिव के साथ आ जाएगा, ठीक है। बात आगे समझ में। तो ये आपकी थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम आपकी थर्ड प्रॉपर्टी पे, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ एनी रो और कॉलम्स आर जीरोज द वैल्यू डिटरमाइंड इज जीरो। अगर कोई भी एक रो या कॉलम में सभी एलिमेंट आपके जीरो हो जाएं तो उसका मान जो आता है वो आपका जीरो आता है, ठीक है। जैसे ये आपकी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, A B C D E F, इसमें आपके R1 यानी कि रो 1 के आपके सारे एलिमेंट जीरो हैं। सारे एलिमेंट कितने हैं? जीरो हैं। तो इसका आंसर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा कितना? जीरो, ठीक है।
बात आगे समझ में। अगर एक रो या एक कॉलम के, रो भी हो सकती है कॉलम भी हो सकता है, उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो आंसर जीरो आएगा। निकाल के देख सकते हैं आप, प्रूव करके देख सकते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स डिटरमाइन लो और उसमें एक सारे एलिमेंट आप जीरो लो और इसकी वैल्यू फाइंड करके देखो, आंसर जीरो ही आएगा। आप C1 में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें C1 के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो ये सारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ना जीरो हो गए, यहाँ भी जीरो हो सकते हैं, ABC ये सारे जीरो है तो इसकी वैल्यू भी जीरो, ठीक है। कहीं भी अगर एक रो या कॉलम में आपको सारे एलिमेंट जीरो से मिल जाए तो उसकी वैल्यू होती है जीरो। ऐसी से मिलती जुलती आपकी एक फोर्थ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है वो? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर आपकी एनी टू रो और कॉलम आर सेम द वैल्यू डिटरमाइंड इज जीरो। अगर आपकी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। जैसे इसमें C1 और C2 इन दोनों की वैल्यू सेम है, 1 1 1 1, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू सेम है तो भी इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। इसको भी आप निकाल के देख लीजिए, या एक दूसरा मैं बताता हूं, 2 2 2 2 2 2 1 1 1, ये कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है, सॉरी मैट्रिक्स डिटरमाइन लिखी हुई है। तो इसमें R1 और R2 दोनों इक्वल है, इनके सारे एलिमेंट कितने हैं? दो दो हैं प्रत्येक के, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। आप इसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो इसके आंसर कितना हो जाएगा? जीरो आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा बिना प्रसार किए इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है? बाय प्रॉपर्टी से हम वहां पर लिख देंगे, क्योंकि इस सारणी की पंक्ति 1 और पंक्ति 2 आर सेम, यानी कि दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी, ठीक है। बिना प्रसार के करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा कि बिना प्रसार के इसका मान ज्ञात कीजिए, तो किस तरह से करना है? अब उसमें हमें क्या करना है? देख लेना है कि अगर सब में एक एलिमेंट में सारी जीरो, R1 है या R2 सारी जीरो है तो भी जीरो, अगर नंबर सेम है तब भी जीरो, ठीक है। चलो हम चलते हैं इसके 5 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 2 1 1 3 5, ठीक है। तो फिर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम इसमें एक किसी भी नंबर से किसी रो या कॉलम में मल्टीपल करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं R1 में 2 से मल्टीपल करना चाहूँ, अपनी तरफ से 2 की मल्टीपल करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से मल्टीपल करना चाह रहा हूँ तो 2 से आप इसमें मल्टीपल कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 4 6, ये 5 रहेगा, 2 1 1 3 5, बट एक पार्टिकुलर ही रो या कॉलम में आप इसमें मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मन था 2 से, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि R1 में 2 से मल्टीपल करने पर, R1 में 2 से गुना करने पर, ये इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब आप इसमें गुना कर सकते हैं, ठीक है। सब मेरा मन कर रहा है इसमें m से गुना करने पर, तो हम इसमें m से भी गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5m 2m 1m 1 3 5, ठीक है। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल करेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे प्रूफ के,
तो हम जैसे हमें जरूरत पड़ेगी उसी तरह से हम उसमें गुना करेंगे। अब इसमें से हम एलसीएम भी ले सकते हैं, बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, सॉरी एलसीएम भी कॉमन ले सकते हैं हम इसमें। जैसे इसमें हमें क्या चमक रहा है कॉमन, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो हम 2 बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 बाहर ले सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर 2 और कितना m m m, तो सब इस सब में होना चाहिए 2, तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 2m। 2m कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1 2 3 5 2 1 1 3 5। ठीक है, तो ये अपनी मर्जी से लिया है हमने, बाहर भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें मल्टीपल कर रहे हैं तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अपनी तरफ से मल्टीपल तो कर रहे हैं बट उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने 5 से मल्टीपल करा तो 5 से आपसे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा m से। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगर आप इसमें 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप m से मल्टीपल कर रहे हैं तो m से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे उसमें हम उसमें यूज करके देखेंगे। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी है, एक लास्ट प्रॉपर्टी बची इसमें, वो भी हम आपको बता देते हैं जल्दी से। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसमें, 6 प्रॉपर्टी है आपकी। जैसे यहाँ पर आपका x y z ABC 1 2 3 x y z, आपके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है x 2x प्लस के y, x प्लस के z और 3 प्लस के x। ठीक, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 5 3 2। ये आपका कोई सारणी दिया हुआ है, इस टाइप से भी आपके सारणी होते हैं। ठीक है, प्लस वाले में तो आपको क्या करना है, हम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो प्लस वाला है x, इसमें तो कोई प्लस नहीं है, इसको तो ऐसे ही लिख दो। अब इसमें प्लस है तो इसको आप ब्रेक कर दो, अलग अलग ब्रेक कर दो, इस वाले ये वाले अलग। पता है किस में, ये वाले यहां नहीं आने के, ये अगले वाले में लिखो, पहले ये लिखो 5 3 2, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो x y z। अब ये वाले तो हमने यहाँ पर लिख दिए थे, अब ये वाले लिखो यहाँ पर, तो कितना आएगा y z x, और ये वाला सेम। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं सम ऑफ डिटरमिनेंट्स वाली प्रॉपर्टी है कि अगर बीच में प्लस है तो, अगर बीच में प्लस है तो हम इसको बीच में से प्लस अलग अलग कर सकते हैं। तो जो वाला पहले वाला सम था वो यहाँ पर और दूसरे वाला सम यहाँ पर। ठीक है, बात आ गई समझ में किस तरह से करने हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी, हमने 6 की 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब इसमें आपके कुछ प्रॉपर्टी और है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे कि अभी एकदम से इतना बर्डन आप पे ना पड़े। ठीक है, अब मैं आपको दूंगा होमवर्क के क्वेश्चन इसी बेस पे, और फिर आपको उसको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो चलो पहले इसे नोट कर लो। तो प्यारे बच्चों, आपका आज का होमवर्क है प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज से आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है ये, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, सोल्व करने हैं, पूरे प्रॉपर करके देखने हैं और प्रॉपर्टी का यूज करना है। जो मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी कराई है उसमें से आपको ये देखनी है प्रॉपर्टी कौन सी यूज इसमें हो रही है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी पहले यूज अगर आगे करनी तो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वे आपके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाले, वो इजी रहेंगे आपके लिए अगर प्रॉपर्टी आपको आ गई। ठीक है, तो ये मैंने 6 प्रॉपर्टी कराई है, आपको इसको बड़े अच्छे से प्यार से लिखना है होमवर्क में, कॉपी में आपको, और इसमें फिर ये आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर्टी पे दिए हैं, प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी से रिलेटेड।
तब के लिए, बट आपको होमवर्क में इसके कमेंट बॉक्स, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।